हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो लेकर आ गई हूँ मैं कुछ नए क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये प्रबंधकीय गणित यानी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को बड़ी आसानी से समझ में नहीं आता। तो कुछ मैं इजी क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो शायद आपको ये ऐसा लगे इससे कि हाँ, मैनेजमेंट सब्जेक्ट मेरे से बन जाएगा। इस तरीके से मैं कुछ इजी क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और आप इसका किस तरीके से आपको क्वेश्चंस डील करने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, पर ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो बेसिक तरीके से लिए जाते हैं। जो मैनेजमेंट का एक बेस होता है उसी के ही क्वेश्चन कुछ लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, दो नहीं कई प्रकार के हो जाते हैं। वैसे मेन दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण वो जिनमें लिखकर या शब्दों के तरीके से बात की जाती है, और अशाब्दिक वो जिनमें लिखने का कोई काम नहीं रहता है, वो अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए है, प्रश्न पर लिखे गए निर्देश। जैसा कि ऑप्शन ए में लिखे गए निर्देश यानी लिखा ही गया है, तो वो शाब्दिक के में चला जाएगा, शाब्दिक में नहीं आएगा। ऑप्शन बी, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी। जो ऑनलाइन का क्लासेस होती हैं उसमें भी लिखकर ही पढ़ाया जाता है, तो वो भी नहीं आएगा। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, किसी व्यक्ति की वेशभूषा देखकर पता लगता है कि वो कैसा व्यक्ति है, या उसके बारे में अपन धारणाएं बनाते हैं। वहाँ की उसके वेशभूषा देखकर लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आता है कि कुछ लिखा हुआ है। वेशभूषा देखकर ये खुद से ही जज कर लेते हैं कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, तो ये अशाब्दिक के अंतर्गत आ जाएगा। और योग सिखाने के लिए विद्यार्थियों को एक प्रशिक्षण का निर्देश, तो योग सिखाने का काम तो वो लिख कर ही होगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति की वेशभूषा। वेशभूषा लिखी नहीं होती है, वेशभूषा देखकर ही पता चलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द को पहचानिए। यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो व्यक्ति का व्यक्तित्व समझते हैं उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, यानी किस शब्द से नवाजते हैं बॉडी लैंग्वेज को। तो ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमीज, क्रोनेमिक्स, यानी ऑप्शन बी है क्रोनेमिक्स, और ऑप्शन सी है काइनेसिक्स, और ऑप्शन डी है हैप्टिक्स। ठीक है, तो बताना है। तो ये तो एक रटने वाली चीज़ हो गई कि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, काइनेसिक्स होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और जो हैप्टिक्स होता है इससे स्पर्श करके समझी जाती हैं चीज़ों को। जैसे कि किसी को मान लो कि किसी को दिखाई नहीं देता और आप उसको किसी तरीके से टच करते हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये फ्रेंडशिप के तौर पे कर रहा है या किस तरीके से टच कर रहा है। तो ये इसके लिए टेक्निकल वर्ड हैप्टिक्स का यूज़ करेंगे, ये स्पर्श लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का पहला चरण है? जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसके कई चरण होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप को पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग की जो स्टेप्स होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया और कोई नहीं। तो बताना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है। तो जैसे कि सबको ही पता है कि एनकोडिंग ही सबसे पहला स्टेप माना जाता है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो मैसेज या कम्युनिकेशन करना है वो किस लैंग्वेज में होगा, किसी कोडिंग लैंग्वेज में होगा या फिर क्या बोलते किसी नॉर्मल लैंग्वेज में होगा, तो उसको ही लिखना, मैसेज को लिखना और किस लैंग्वेज में लिखना है, ये चीज़ एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनकोडिंग संदेश को समझने योग्य भाषा में
परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी जो मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन में समझाया है कि जो एनकोडेड किया हुआ मैसेज होता है, जैसे कि किसी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है या किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसको समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करना, यानी जो समझ में आए उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जैसे मैसेज भेजा गया है सेम सेम डिट्टो उसी तरीके से समझना क्या कहलाता है। ये ऑप्शन ए है डिकोडिंग, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी शोर, ऑप्शन डी एनकोडिंग। तो एनकोडिंग तो उस लैंग्वेज में लिखना कहलाता है, उसको समझने योग्य लैंग्वेज में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो ये इसके लिए राइट आंसर डिकोडिंग होगा। डिकोडिंग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डिकोडिंग का मतलब ही यही होता है कि एनकोडेड किए गए मैसेज को समझने योग्य लैंग्वेज में लिखना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में विघ्न या बाधा उत्पन्न करता है। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, बाधित करना नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, नहीं तो हमेशा ये नेगेटिव वर्ड क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। तो ऑप्शन ए है एनकोडिंग, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी शोर। तो जो नेगेटिव वर्ड हैं तो नेगेटिव वर्ड के लिए नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना पड़ेगा। तो एनकोडिंग तो मैसेज को किसी लैंग्वेज में लिखना कहलाता है, और डिकोडिंग तो जैसे बताया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि डिकोडिंग उस मैसेज को समझने योग्य लैंग्वेज में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। और प्रतिक्रिया यानी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक है कि मैसेज जैसा भेजा गया था उसी तरीके से अगर समझा गया है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये प्रतिक्रिया कहलाएगी। और शोर ही एक नेगेटिव वर्ड है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह वह माध्यम है जिसका उपयोग संचार प्रक्रिया में संदेश प्रसारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो मैसेज है या कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज को भेजने के लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है उसके लिए पूछा गया है इसमें कि किस मीडियम से, इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक कौन सा ऑप्शन है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का मीडियम है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया जैसे कि मैंने फीडबैक बताया आपको, शोर तो नेगेटिव ही हो गया, और डिकोडिंग यानी किसी मैसेज को अपने समझने योग्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये हो गया। तो चैनल एक मीडियम है, चैनल एक मीडियम है जिसके थ्रू अपने जो थॉट हैं वो दूसरे को भेजे जाते हैं या दूसरे को बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं या समझाए जाते हैं। तो मीडियम के रूप में चैनल आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें और अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सकें, उसमें और ही इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं और भी लेके आती हूँ। चलिए क्वेश्चन में और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था उसका फर्स्ट स्टेप। अब इसमें पूछा गया है इसका लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? ऑप्शन ए डिकोडिंग, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी हस्तांतरण, ऑप्शन डी एनकोडिंग। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो जो डिकोडिंग है वो तो पता है कि लास्ट नहीं है, एनकोडिंग के बाद डिकोडिंग मीडियम और डिकोडिंग ही आता है। ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी हस्तांतरण, ऑप्शन ए एनकोडिंग। एनकोडिंग तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों ही कट हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हस्तांतरण तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि, यानी मैसेज जिस तरीके से भेजा गया उसी तरीके से समझ में आने के बाद उसका फीडबैक देना ही प्रतिपुष्टि कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा
प्रतिपुष्टि। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संचार का रूप नहीं है। मौखिक संचार यानी जो मुख से या जो बोलकर किया गया कम्युनिकेशन मौखिक संचार कहलाता है, और इसमें पूछा गया है नहीं है, यानी नेगेटिव वर्ड आ गया है, और नेगेटिव वर्ड को पहले ही हाईलाइट करना है कि नेगेटिव पूछा है, तो यानी इनमें से 3 ऑप्शन होंगे और एक है जो नहीं होगा, उसको बताना है। तो ऑप्शन ये बोला जा रहा है, तो वो तो समझ में ही आ रहा है कि बोलकर किया गया है, तो मौखिक तो है ही। लिखना, इशारे और सुनना, तो सुनना भी इसी के अंतर्गत आएगा, पर लिखना और इशारे में कन्फ्यूज़न है कि क्या आएगा। ये इशारे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कटपट गया था, तो इसको मैं सही कर देती हूँ। और इस लिखने में भी शायद तक बोला गया है कि लिखते हैं तो उसके पहले पढ़ते ही हैं कुछ, तो वो इसमें नहीं आएगा। और इशारे में लिखना और पढ़ना कुछ नहीं होता है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर इशारे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एनकोडिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो एनकोडिंग करने में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल है। ऐसे ही जैसे मैंने ये मिस्टेक कर दी, ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने इसमें नहीं नेगेटिव वर्ड दिया ही नहीं गया है, फिर भी मैंने पढ़ दिया। ऐसे कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो इनसे बहुत ही बच के रहना चाहिए और बहुत ही सावधानी से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। एनकोडिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल है, यानी पॉजिटिव चीज़ पूछी गई है। ऑप्शन ये संदेश भेज रहा हूँ, संदेश प्राप्त हो रहा है, भेजना तो नहीं कहलाएगा और प्राप्त करना भी नहीं, सेंडिंग और रिसीविंग हो जाएगा। संदेश को डिकोड करना, ये तो डिकोडिंग कहला जाएगा। संदेश को प्रतीकों व भाषा में परिवर्तित करना, यही एनकोडिंग का मुख्य प्रोसेस है, मेन प्रोसेस यही है। एनकोडिंग का मतलब ही है कि जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको या तो सिंबल या फिर लैंग्वेज, कोई भी जिस लैंग्वेज में आप भेजना चाहते हैं उस लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, तो ये एनकोडिंग कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि प्रतिक्रिया का अभाव हो तो क्या होगा, यानी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ना दिया जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन ये नास्तिकता, ये नास्तिकता तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। नास्तिक का तो मतलब वो होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो, तो इसका ये तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी दखलंदाजी, ये भी नहीं है इसका कोई मतलब, दखलंदाजी तो कोई मतलब ही नहीं है। और ऑप्शन सी संचार बाधा, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब फीडबैक ही नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन किया गया है वो शायद सही तरीके से नहीं किया गया है, या फिर सही तरीके से किया गया है बट रिसीवर ने उसको सही तरीके से समझा नहीं है या उसे समझ में नहीं आया है, तो वो फिर प्रतिपुष्टि देने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसको जब समझ में नहीं आई चीज़ें तो वो क्या ही प्रतिपुष्टि देगा, या फिर वो उसको जानबूझकर देना नहीं चाहता है कुछ रीजंस की वजह से। तो जब फीडबैक ना दिया जाए तो उसमें संचार में बाधा हो जाएगी, संचार यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण ही नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संदेश भेजने वाला व्यक्ति कौन होता है। तो सिंपल सा ही है, जो भेज रहा है तो सेंडर ही होगा। तो प्राप्तकर्ता, ये ऑप्शन ये तो रिसीवर हो जाएगा, तो प्राप्त करना यानी रिसीव करना, ये नहीं। चालक यानी ड्राइवर, ड्राइवर का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें। प्रेषक यानी भेजने वाला को प्रेषक या सेंडर ही कहा जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको प्रेषक ही कहा जाता है और इंग्लिश में सेंडर बोल सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। सफाई वाले से कोई लेना देना नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। चलिए नेक्स्ट, और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्या, आज के जो टॉपिक का था उसका लास्ट क्वेश्चन में, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, श्रीमान रमन एक कंपनी के कर्मचारी हैं। एक रमन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो एक कंपनी के कर्मचारी हैं। ठीक है, उनका ड्रेस कोड किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। उन्होंने जो ड्रेस पहन रखा है वो ड्रेस कोड किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। मौखिक नहीं, ये मुख से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ड्रेस कोड है तो ड्रेस पहने हुए हैं, तो मुख से तो बोलना ये नहीं होगा। अशाब्दिक या लिखा हुआ या बोली जाने वाली
सॉरी, बोली जाने वाली तो कुछ बोल रहा ही नहीं है, तो मौखिक और बोली जाने वाली तो सेम ही हो गया, तो दोनों ही नहीं होंगे। लिखा हुआ ना ही कुछ उनके ड्रेस कोड से लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो ये अशाब्दिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और इसी तरीके के नए नए क्वेश्चन और कुछ ट्रिपिकल क्वेश्चंस भी मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक टाइम है तब तक मैं आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराती रहूँगी, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए ताकि सभी की को हेल्प मिल सके। और एक ये ऐसा टॉपिक है जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करना, और मैं फटाफट से क्वेश्चन और उसका थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आप एमसीक्यूज़ कर सकें, तो जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करना का ही अब टाइम बचा है, अदरवाइज़ रिवीज़न कर सकते हैं आप, और डिटेल में पढ़ने का इतना टाइम नहीं बचा है। तो आप बने रहिए मेरी क्लासेस में।